Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my second lecture of class 11th biology, chapter 9 biomolecules. आज की वीडियो का टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं इंक्लूडिंग कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, या उसी को हम कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म। बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। साथ में मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? मेटाबोलाइट्स होते हैं वो कंपाउंड्स जो कि फॉर्म होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, या जब मेटाबॉलिज्म होता है तो ये एक कंपाउंड्स या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। अब दो टाइप के मेटाबोलाइट्स होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। So, in animal tissues, the presence of all such categories of compounds like oils and fats, nucleosides, nucleotides, nucleic acid, ये सब primary metabolites होते हैं। Okay, तो basically primary metabolites वो metabolites हैं जो कि directly involved हैं physiological functions में, cell के physiological functions में अगर directly involved हैं metabolites तो उन्हें हम कहेंगे primary metabolites। और इसके कुछ example मैंने अभी आपको बताया, जैसे oils, fats, nucleosides, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं। और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में आप एग्जांपल ले सकते हो ग्रोथ, डेवलपमेंट। ओके, so they are directly involved in physiological functions of cell. However, when one analyzes, या जब हम किसी प्लांट या फंगल या माइक्रोबियल सेल्स को एनालाइज करेंगे तो हम देख सकते हैं बहुत से हजारों कंपाउंड्स हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के, मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से अलग और भी तरह के हजार कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स में, जैसे अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, सेंस, गम, स्पाइसेस। तो बेसिकली ये हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ही फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट इनका कोई डायरेक्टली रोल नहीं होता है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द सेल में। मतलब सेल का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसमें ये डायरेक्टली इन्वॉल्व या इनका कोई डायरेक्टली रोल नहीं होता है। While primary metabolites have identifiable functions and play known roles in normal physiological processes, तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का जो बेसिकली हम उनके फंक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आइडेंटिफिएबल या आइडेंटिफाइबल फंक्शंस होते हैं इनके। ओके, तो हमें पता होता है इनका जो रोल है बेसिकली फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में, क्या क्या रोल है हमें इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का पता होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का रोल या फंक्शंस जो है होस्ट ऑर्गेनिजम्स में पता नहीं होता है। However, many of them are useful to human welfare. बहुत से ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल हैं। एग्जाम्पल रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स एंड पिगमेंट्स। जबकि कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं उनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। पिगमेंट्स में है कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनेंस एटसेट्रा। ओके, अल्कलॉइड्स में है मॉर्फिन, कोडीन एटसेट्रा। टर्पेनॉइड्स में मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स। एसेंशियल ऑयल्स में लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स में एब्रिन, रेसिन। लैक्टेंस में कॉनकनावालिन ए। ड्रग्स में विनब्लास्टिन, कर्क्यूमिन। ऐसी पॉलीमरिक सब्सटेंसेस में है रबर, गर्म, सेलुलोज। नेक्स्ट है हमारा बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स, one those which have molecular weights less than 1000 Dalton and are usually referred to as micromolecules. तो micromolecules basically molecules अब divided है biomolecules, micromolecules और macromolecules में। तो micromolecules में वो आ जाएंगे compounds या वो molecules आ जाएंगे जिनका molecular weight जो है वो 1000 Dalton से कम है, तो उन्हें हम सिंपली कहेंगे बायोमोलिक्यूल्स। जबकि जो मॉलिक्यूल्स एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं उन्हें हम कहेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स या बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड्स जो हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं और दे आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट आल्सो अरेंज इनटू स्ट्रक्चर्स लाइक सेल मेम्ब्रेन। आप
आपको पता होगा कि एक सेल मेम्ब्रेन में भी लिपिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और दूसरी मेम्ब्रेन्स में भी। तो जब हम एक टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो बेसिकली हम उसका सेल स्ट्रक्चर जो है वो डिसरप्ट कर रहे होते हैं या तोड़ रहे होते हैं, खराब कर रहे होते हैं। सेल मेम्ब्रेन और जो दूसरी मेम्ब्रेन्स हैं उन्हें छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के और उनके वेसिकल्स फॉर्म करना जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है। Therefore, these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool and hence in the macromolecular fraction. अब ये जो membrane fragments हैं vesicles के form में ये separate हो सकते हैं किसके साथ? acid insoluble pool के साथ इसे आप separate कर सकते हो और इसका मतलब मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में लिपिड्स जो होते हैं वो नॉट स्ट्रिक्टली मतलब बेसिकली ये मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते हैं, दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो एसिड सॉल्युबल पूल होता है वो एक तरह से साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन को दर्शाता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स के बेसिकली साइटोप्लाज्म से ऑर्गेनल्स में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो जो है बेसिकली एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन फॉर्म करते हैं। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज और ऑर्गेनिजम्स। और एक साथ ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इंटायर केमिकल कॉम्पोजिशन, एक लिविंग टिश्यू या ऑर्गेनिजम्स का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है पूरा का पूरा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हमें पता चलता है जो केमिकल कॉम्पोजिशन है लिविंग टिश्यू का, उसमें सबसे ज्यादा जो अबंडेंट केमिकल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या लिविंग टिश्यू में वो है वाटर। एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स देख लीजिए, कॉम्पोनेंट वाटर 70 to 90% ऑफ द टोटल सेलुलर मास। इसका 70 to 90% होता है। प्रोटीन्स का 10 to 15, कार्बोहाइड्रेट्स 3, लिपिड्स 2, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7 और जो आयंस होते हैं उसका 1%। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बेसिकली पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स मतलब चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स की चेन्स को ही हम पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं या प्रोटीन्स कहते हैं। दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो बेसिकली जो अमीनो एसिड का एक तरह से लीनियर चेन होता है, तो जो अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड के साथ कैसे लिंक्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। तो जो चेन है अमीनो एसिड्स की वो एक दूसरे से लिंक्ड है पेप्टाइड बॉन्ड्स के सहारे। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो बेसिकली जो हर प्रोटीन है वो पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का, बेसिकली अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। एज देयर आर 21 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, 21 टाइप्स के अमीनो एसिड्स हैं जैसे एलानिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन और भी बहुत सारे हैं। अब प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर। प्रोटीन जो है वो हेट्रोपॉलीमर होता है ना कि होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में सिर्फ एक ही टाइप का मोनोमर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, वो रिपीट होता रहता है n नंबर ऑफ टाइम्स। तो बेसिकली एक टाइप का मोनोमर है तो होमोपॉलीमर कहेंगे हम उसे, और उसमें वो रिपीट होता रहता है n नंबर ऑफ टाइम्स। हेंस डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। डाइटरी प्रोटीन्स जो होते हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स के सोर्स होते हैं। Therefore, amino acids can be essential or non-essential। तो बेसिकली अमीनो एसिड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है essential, एक होता है नॉन एसेंशियल। जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो हमारे बॉडी बना लेते हैं। हमारी बॉडी में एबिलिटी होती है नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स को फॉर्म करने की, जबकि एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं वो हमें डाइट या फूड से लेने होते हैं। प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रोटीन्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कराना अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। कुछ प्रोटीन्स का काम है इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स से फाइट कराना। कुछ का काम है कुछ हार्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं, कुछ एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन्स का काफी फंक्शन रहता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। कोलेजन इज द मोस्ट abundant प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज जिसका शॉर्ट फॉर्म है रुबिस्को इज द मोस्ट abundant प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। सो अगर एनिमल वर्ल्ड में देखा जाए तो abundant प्रोटीन सबसे पाए जाने वाला प्रोटीन है कोलेजन, और अगर पूरे बायोस्फीयर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा abundant प्रोटीन है रुबिस्को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोलेजन एनिमल वर्ल्ड में पाए जाने वाला प्रोटीन है सबसे ज्यादा, और जो रुबिस्को है वो पूरे बायोस्फीयर में पाए जाने वाला मोस्ट abundant प्रोटीन है। सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस। कुछ प्रोटीन्स हैं उनके कुछ फंक्शंस है। कोलेजन का क्या फंक्शन है? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। इंसुलिन एक हार्मोन है। एंटीबॉडी की बात करें, प्रोटीन्स ऑब्वियसली एक्ट एज एंटीबॉडीज।
तो जो एंटीबॉडी है वो इन्फेक्शियस एजेंट्स को से फाइट करती है। रिसेप्टर के तौर पे भी कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जैसे सेंसरी रिसेप्शन में जो इन्वॉल्व हैं, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एटसेट्रा। GLUT4 जो है वो भी एक प्रोटीन है जो कि ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है तो वो GLUT4 प्रोटीन की वजह से होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलीसैकेराइड्स। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.